आज देश के सुप्रीम कोर्ट के सामने बंगाल में एसआईआर को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल है। वो सवाल क्या है कुछ देर बाद, मगर जैसे कि आप जानते हैं 9 मई को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री जो हैं वो पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। अभी तो बीजेपी ने शपथ भी नहीं ली है, सत्ता भी नहीं संभाली है, मगर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े उनके समर्थक औरतों का अपमान कर रहे हैं, अराजकता मचा रहे हैं और जो हिंसा की तस्वीरें आ रही हैं वो शर्मनाक है। सबसे बड़ी बात, इस वक्त जो शासन है वो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के अंतर्गत है, केंद्र शासित पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंतर्गत है, मगर वो चुपचाप इस तमाशे को देख रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाजपा राज में महिलाओं का किस कदर सम्मान होने वाला है। सबसे पहले मैं आपके सामने एक वीडियो पेश करना चाहता हूं जो सुप्रिया सुनीत ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पेश किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं इस वीडियो के बारे में वो क्या कह रही हैं, गौर फरमाइए। बंगाल में नारी वंदन हो रहा है। एक आदमी को ममता बनर्जी जैसा दिखाकर उसको बांधकर जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। यह हिंसा, यह नफरत, यह बेशर्मी ही बीजेपी की असलियत है, लानत है। वीडियो देखिए साहब ये। मैं मानता हूं कि ममता बनर्जी से भारतीय जनता पार्टी को नफरत है, मगर इस कदर नफरत आप तमाम हदों को पार कर देंगे। एक इंसान को ममता बनर्जी के तौर पर उस तर्ज पर पेश किया जा रहा है और इस तरह से। चलिए, यह तो भाजपा का समर्थक था। मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं। इस वीडियो में आप देखेंगे एक महिला जा रही हैं। कई सोशल मीडिया यूजर्स ये कह रही हैं कि तृणमूल कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं, ममता बनर्जी से जुड़ी हुई हैं, और देखिए उन्हें किस तरह का ताना भाजपा के समर्थक मार रहे हैं। नजारा देखा जाए। चोर भाई को कौन? चोर कौन? जय श्री राम, जय श्री राम। चोर भाई को कौन? देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, आजाद भारत के इतिहास में कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं रही है जिसका महिला सम्मान और महिला अस्मिता के मुद्दे पर इतना खराब रिकॉर्ड रहा हो। जी हां, मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ये जो तमाम वीडियोस मैं आपको दिखा रहा हूं, आई एम नॉट शॉक्ड। मैं इसलिए शॉक नहीं हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बड़े से लेकर छोटा नेता तक, सबसे बड़े नेता से लेकर छोटे कार्यकर्ता तक, ये लोग इसी तरह से महिलाओं का अपमान करते हैं, बार बार करते हैं और लगातार करते हैं। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं, सिलीगुड़ी का वीडियो है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने वीडियो पेश किया है और वो गोदी मीडिया से पूछ रहा है कि सिलीगुड़ी में उनके दफ्तर को आग लगा दी गई है, गोदी मीडिया खामोश क्यों है। जैसे मैंने कहा ना कि 9 मई को राज्य को मिलने वाला है भाजपा का मुख्यमंत्री, मगर उससे पहले आप देखिए किस कदर हिंसा की तमाम हदें पार की जा रही हैं, तमाम हदें पार की जा रही हैं। कई जगहों पर जय श्री राम का नारा लगाया जा रहा है, जय श्री राम का नारा लगाकर इस तरह की हिंसा की जा रही है। ये लोग हमारे आराध्य देव भगवान श्री राम का अपमान कर रहे हैं, इनको शर्म तक नहीं आती है। अब एक और वीडियो, करीब 30 सेकंड का वीडियो आप देखिए। यहां पर तोड़फोड़ भी जारी है और किसी दुकान से काफी चीजें निकाली जा रही हैं बाहर। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये कार्यकर्ता कर क्या रहे हैं, या अचानक इस तरह की अराजकता क्यों। आप एक राज्य जीते हैं, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता आप पर हमला नहीं कर रहे हैं, आप जश्न मनाइए साहब, रंगों का खेला कीजिए ना। किसने आपको रोका है, मगर ये हिंसा, इस तरह की हिंसा करना, इसे आप कहां से जायज ठहरा सकते हैं। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं। पत्रकार पूजा मेहता ने यह वीडियो पेश किया है जिसमें वो बता रही हैं कि तृणमूल कांग्रेस के नेता जहांगीर खान हैं, उनके दफ्तर को फाल्टा डायमंड हार्बर में तोड़ा जा रहा है। देखिए उसका नजारा।
मैं फिर समझना चाहता हूं, क्या इस तरह से जीत का जश्न मनाया जाएगा? यह ऐतिहासिक मौका है। बेशक यह जीत आपको 27 लाख लोगों के नाम वोटर्स लिस्ट से हटाकर उनकी सुनवाई किए बगैर यह जीत मिली होगी, मगर जीत जीत होती है। जश्न मनाइए, मगर जश्न का यह बदनुमा रूप। मगर इससे पहले कि मैं आपको यह बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट के सामने कौन सा अहम सवाल है, आपके सामने यह तस्वीर देखिए दोस्तों। आप जानते हैं कौन है? यह व्यक्ति है कांग्रेस के कैंडिडेट फरक्का से मोहताब शेख। यह व्यक्ति चुनाव जीत गया है, मगर क्या आप जानते हैं एसआईआर की प्रक्रिया के बाद इस व्यक्ति का नाम हटा दिया गया था। बाद में इस व्यक्ति ने अपील की और जीत गया, यानी कि दोबारा इसका नाम लिस्ट में आ गया। इसी तरह से चुनाव आयोग ने 91 लाख लोगों का नाम हटा दिया। उसमें से 27 लाख लोग सुप्रीम कोर्ट के सामने गए। सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बहुत अहम सवाल है। क्या सुप्रीम कोर्ट बंगाल में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया में दखल देगा? यह मत भूलिए कि चुनावों से पहले जब 27 लाख वोटर्स का मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था, तब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही आराम से कह दिया था, कोई बात नहीं, इस बार वोट मत दो, अगली बार वोट दे देना। क्या अब सुप्रीम कोर्ट उसमें दखल देगा? यह मत भूलिए, इसी सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर एक सीट से जो वोटर्स हटाए गए हैं, यानी कि जिन वोटर्स से वोटिंग का अधिकार लिया गया है, अगर उस संख्या से कम हार और जीत का आंकड़ा है या हार या जीत का अंतर है, तो वहां पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। यह सुप्रीम कोर्ट की अपनी राय थी। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, दो खबरें आपके सामने रखना चाहता हूं। पहले, राइट टू वोट इन अ कंट्री यू वर बोर्न इज नॉट ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल बट सेंटिमेंटल। यह बात जस्टिस बागची ने कही थी और उन्होंने कहा था कि अगर जीत का जो अंतर है वो हटाए गए मतदाताओं से कम है, तो वहां पर पुनर्विचार होना चाहिए था। और अब यह खबर सामने आ रही है दोस्तों, जो कहती है एसआईआर इफेक्ट, यानी कि कम से कम 25 से 50 सीटें ऐसी हैं बंगाल के अंदर जहां जिन लोगों के नाम वोटर्स लिस्ट से हटाए गए हैं, वहां पर जो जीत और हार का फर्क है उससे कम है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इस पर विचार किया जाएगा, मगर क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसा करेगा? मगर समानांतर तौर पर दोस्तों, राहुल गांधी का एक बयान सामने आया है जो बहुत ही सुलझा हुआ बयान है। जैसे कि आप जानते हैं, ममता बनर्जी की हार पर कांग्रेस के अंदर भी कई लोग इस बात पर जश्न मना रहे हैं। राहुल गांधी का ताजा बयान आपकी स्क्रीन पर। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की हार पर हमें जश्न नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि इस हार ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया है कि वो लोकतंत्र का गला घोंट सकें। लिहाजा इस पर जश्न नहीं होना चाहिए, इस पर गंभीर विचार होना चाहिए। और यहां पर राहुल गांधी ममता बनर्जी के साथ खड़े हुए हैं। याद कीजिएगा दोस्तों, राहुल गांधी ने क्या कहा था। याद कीजिएगा जब उन्होंने सुप्रिया सुले और संजय राउत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जब उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर गड़बड़ झाले का एक्सपोजे किया था, तब कई जानकारों ने कहा कि जो प्रयोग महाराष्ट्र से शुरू हुआ, परवान चढ़ा हरियाणा में, बाद में बिहार और अब बंगाल, अब यह चलन हो गया है। अब इसी सोच के हिसाब से आगे चुनाव किए जाएंगे। हम इन तमाम चीजों की चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों, मगर मैं आपके सामने कुछ सवाल रख रहा हूं और यह सवाल कई जानकार उठा रहे हैं। और वो सवाल क्या है, गौर फरमाएं। क्या अब कम से कम सुप्रीम कोर्ट एसआईआर पर कार्रवाई करेगा? एसआईआर की सुनवाई के दौरान जस्टिस बागची ने एक अहम सवाल उठाया था। अगर जीत का अंतर उन वोटर्स की संख्या से कम हो जिन्हें वोट देने का अधिकार ही नहीं मिला, तो क्या होगा? लगता है कि उनकी चिंता अब सच होती दिख रही है। पश्चिम बंगाल चुनाव में 91 लाख वोटर्स लिस्ट से हटाए गए, जिनमें से 27 लाख को तो अपना केस ट्राइब्यूनल में रखने का मौका भी नहीं मिला। कम से कम 50 सीटों पर तो एसआईआर के तहत हटाए गए वोटर्स की संख्या जीत के अंतर से ज्यादा है। क्या सुप्रीम कोर्ट खामोश बना रहेगा? क्योंकि जो हुआ था दोस्तों, वो कल्पना से विचित्र था। 27 लाख लोग जिन्हें अपनी बात ट्राइब्यूनल में रखने का अधिकार भी नहीं मिला, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कोई बात नहीं, इस बार आप वोट मत दीजिए। 27 लाख।
और यह मत भूलिए कि भारतीय जनता पार्टी और ममता बनर्जी में हार और जीत का अंतर सिर्फ 12 लाख का है। और आप में से कई लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं कि क्या मैं भाजपा से नफरत करता हूं, मुझे भाजपा से प्रॉब्लम क्या है। मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किन हालात में या किस सूरते हाल में मैं भाजपा को वोट भी डालूंगा, मगर मेरी कुछ शर्तें हैं। और भारतीय जनता पार्टी क्या गलत कर रही है वो सब मैं आपके सामने रखूंगा। मगर उससे पहले अंजलि भारद्वाज, जो कि इन मामलों पर मुखर होकर बोलती रहती हैं, वो सुप्रीम कोर्ट से 2 मुद्दों पर सवाल कर रही हैं। पहले, हार और जीत का अंतर और जितने वोटर्स एक खास सीट से हटाए गए हैं, कम से कम 50 ऐसी सीट्स हैं जहां पर एक खेला हुआ है। सुनिए क्या कह रही हैं अंजलि भारद्वाज। जल्दबाजी में एसआईआर की गई, चुनाव से पहले सुनवाई का समय नहीं था, 27 लाख लोगों के नाम काटे गए बिना सुनवाई के। अब ऐसे में ये नोट करना बहुत ज़रूरी है कि वो 27 लाख लोगों में ज़्यादातर जो स्टडीज़ दिखा रही हैं, डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज नंबर जो है वो टीएमसी के सपोर्टर्स का है। अब जब ये पूरी बात सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई तो कोर्ट ने जो बेंच है उसमें जस्टिस बागची हैं, उन्होंने ये बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अगर जो विनिंग मार्जिन होता है चुनाव में वो कम होता है डिलीशंस के हिसाब से, तो मान लीजिए डिलीशंस 20,000 की गई किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में और विनिंग मार्जिन जो है वो 10,000 ही था, तो मतलब कि अगर डिलीशंस को ठीक से परखा जाता, वो सही से लोग वोट कर पाते, तो हो सकता है कि चुनाव जो है उसका रिजल्ट अलग होता कॉन्स्टिट्यूएंसी में। तो उन्होंने ये सवाल किया था सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में कि देखिए ये जो है ये बहुत चिंता की बात है कि डिलीशंस हो रही हैं, हमें देखना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं है कि विनिंग मार्जिन्स जो हैं वो डिलीशन से कम है। अब हम देख रहे हैं बंगाल के चुनाव के बाद जो नतीजे सामने आ रहे हैं, उसका एनालिसिस जो हो रहा है उसमें दिख रहा है कि 50 के करीब ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां पर कि जो डिलीट किए गए नाम हैं एसआईआर के अंडर वो ज़्यादा हैं और विनिंग मार्जिन कम है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि एसआईआर में जो डिलीशंस किए गए वोटर्स के, उससे जो विनर है जो वो पूरा रिजल्ट जो है वो प्रभावित हो रहा है, हो सकता है कि वो प्रभावित हुआ हो। अब उम्मीद यही है कि सुप्रीम कोर्ट इस बात का संज्ञान लेंगे, क्योंकि देखिए अगर इस तरीके की चीज़ होती है तो लोगों का जो विश्वास है चुनावी प्रक्रिया में, चुनावी रिजल्ट्स में, वो पूरी तरह से खत्म हो सकता है। और अंजलि वहां नहीं रुकती हैं, वो सुप्रीम कोर्ट को याद दिलाती हैं कि आपके सामने 27 लाख वोटर्स का मामला आया था, तब आपने कुछ भी नहीं किया था। और वो अपने आप में कल्पना से विचित्र था दोस्तों। उससे गहरा आघात लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया को नहीं लग सकता जब 27 लाख लोगों को वोट ही नहीं देने दिया गया। और यह कहां हुआ था? सुप्रीम कोर्ट में। और फिर आप मुझसे पूछते हैं कि मैं सिर्फ भाजपा से सवाल क्यों करता हूं। सुप्रीम कोर्ट और हमारे जजों के आचरण पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। जब रंजन गोगोई भाजपा की मदद से, जिन पर यौन उत्पीड़न का आरोप है, राज्यसभा चले जाते हैं, जब एक जज को, अब्दुल नजीर साहब को आंध्रा का गवर्नर बना दिया जाता है, जब जस्टिस अशोक भूषण को एनसीएलटी का प्रमुख बना दिया जाता है, हमारे सामने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज हैं जो कहते हैं कि फैसला संविधान के हिसाब से नहीं बहुमत के हिसाब से होगा। ऐसे ढेरों जजेस हैं जो प्रधानमंत्री की खुलकर तारीफ करते हैं जज रहते हुए। भूल गया पूर्व सीजेआई जस्टिस चंद्रचूड़ को, जिन्होंने अपनी गणपति पूजा में प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया था, सीजेआई रहते हुए। और फिर भी आप उम्मीद करते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट से सवाल भी ना करें। आइए सुनते हैं क्या सवाल पूछ रही हैं 27 लाख वोटर्स के बारे में अंजलि भारद्वाज। इंस्टेड सुप्रीम कोर्ट ने ट्राइब्यूनल्स को सेटअप किया और कहा कि आप 27 लाख लोग जाइए ट्राइब्यूनल्स में सुनवाई कराइए, जिनका नाम क्लियर हो जाता है केवल वही वोट करेंगे। अब क्योंकि पहला फेज बंगाल के चुनाव का इतना करीब था, ज्यादातर लोग
की सुनवाई हो ही नहीं पाई। कुछ चंद 100 लोगों की सुनवाई केवल हो पाई और उनमें से 90% लोग पाए गए ट्राइब्यूनल्स द्वारा कि उनका नाम गलत तरीके से काटा गया था। तो मतलब अगर सबकी सुनवाई होती 27 लाख लोगों की तो हो सकता है कि 90% से ज्यादा लोगों को वोट करने का अधिकार मिलता, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो पाई। अब सुप्रीम कोर्ट ने अनफॉर्चुनेटली बहुत ही निराशाजनक रोल प्ले किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपका नाम आया है 27 लाख लोगों में, आप बंगाल के चुनाव में वोट नहीं कर सकते। फिक्र मत कीजिए, इस बार वोट मत करिएगा, अगली बार वोट कर लीजिएगा आपका नाम जब ट्राइब्यूनल क्लियर कर दे तो मतलब लोगों का जो अधिकार था वोट करने का बंगाल चुनाव में, वो उससे वंचित हो गए। सुप्रीम कोर्ट को जो रोल प्ले करना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट ने वो रोल अनफॉर्चुनेटली प्ले नहीं किया। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। और इसलिए दोस्तों बहुत जरूरी हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल दे, वरना लोकतंत्र पर लोगों का एतबार कम होता जाएगा, प्रक्रिया पर विश्वास कम होता जाएगा। एक आम इंसान की आखिरी उम्मीद क्या है? सुप्रीम कोर्ट। मगर जब सुप्रीम कोर्ट के आचरण पर ही सवाल उठने लगे तो स्वाभाविक सी बात है, आम इंसान जाएगा कहां? सुप्रीम कोर्ट का आचरण पूरी तरह से पाक साफ होना चाहिए, उस पर किसी भी कीमत पर सवाल नहीं उठने चाहिए। मगर हमने लगातार देखा, महाराष्ट्र से लेकर अब यहां बंगाल तक लगातार जजेस के आचरण पर सवाल उठ रहे हैं, आलोचनाएं हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए। और याद कीजिएगा, राहुल गांधी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी महाराष्ट्र के मुद्दे पर, साथ में सुप्रिया सुले और संजय राउत थे और उन्होंने 3 सवाल उठाए थे। वो 3 सवाल क्या थे? पहला सवाल था, वोटर संख्या एडल्ट आबादी से ज्यादा कैसे? उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड वोटर्स की कुल संख्या लगभग 9.7 करोड़, राज्य की अडल्ट आबादी करीब 9.54 करोड़ से ज्यादा है, ऐसे कैसे? सवाल नंबर 1। सबसे पहला सवाल, 5 साल में जितने वोटर लिस्ट में ऐड किए गए थे, उससे ज्यादा वोटर महाराष्ट्र में 5 महीनों में ऐड हुए हैं। इसके बाद राहुल गांधी ने पूछा, सिर्फ 5 महीने में अचानक बहुत ज्यादा वोटर्स कैसे हो गए? उन्होंने बताया कि 2019 विधानसभा चुनाव से लेकर 2024 लोकसभा चुनाव तक 5 साल में करीब 32 लाख वोटर्स जुड़े, लेकिन 5 महीने में 39 लाख। सवाल नंबर 2, महाराष्ट्र का पॉपुलेशन सरकार के मुताबिक, महाराष्ट्र का अडल्ट पॉपुलेशन सरकार के मुताबिक 9.54 करोड़। महाराष्ट्र का एडल्ट पॉपुलेशन 9.54 करोड़। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक महाराष्ट्र में 9.7 करोड़ वोटर्स हैं। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन कह रहा है, देश की जनता को कह रहा है, देश के युवाओं को कह रहा है कि महाराष्ट्र में एडल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा वोटर्स हैं। और इसी तरह से कुछ खास लोगों को वोटिंग से वंचित रखा गया, क्यों? यह था राहुल गांधी का सवाल नंबर 3। कामठी विधानसभा, यहां पे कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में 1.36 लाख वोट मिला है। विधानसभा में तकरीबन उतना ही वोट हमें मिला, 1.34 लाख। यह चुनाव हम जीते, लोकसभा वाला। लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को 1.19 लाख वोट मिलता है। इस कंस्टिट्यूएंसी में 35,000 नए वोटर्स ऐड होते हैं और वो 35,000 के 35,000 वोटर सीधे बीजेपी के खाते में जाते हैं और बीजेपी चुनाव जीतती है। यह एक उदाहरण है, ऐसे महाराष्ट्र में अनेक उदाहरण हैं।
और आज राहुल गांधी ने ताजा बयान दिया है जिसमें वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की हार पर जश्न मनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ममता बनर्जी के राज में रामराज चल रहा था, कोई बहुत महान जो है सरकार चला रही थी, वो उनमें अहंकार था, गुंडई थी। और इस मंच पर मैंने लगातार सवाल उठाए हैं, जाकर मेरे पुराने कार्यक्रम देखिए, संदेश खाली से लेकर आरजी कर अस्पताल में जुआ उससे लेकर, और यह मत भूलिए 5 साल पहले 2021 में जब चुनावी नतीजे आए थे, उस वक्त भी चुनावी हिंसा हुई थी, तब मैंने ममता बनर्जी को कहा था अपने काडर को संभालिए। मैं ये तमाम सवालात उठाता रहता हूं, मगर सबसे बड़ी बात दोस्तों, आज मैं कई ऐसे जानकारों को सुन रहा हूं जो बहुत ही अजीबोगरीब बात कर रहे हैं। मैंने एक भाजपा समर्थक सेफोलॉजिस्ट यशवंत देशमुख को एक कार्यक्रम में यह कहते हुए सुना कि बेशक ममता बनर्जी महिलाओं को तमाम योजनाओं के जरिए पैसा दे रही थी, मगर जब महिला अस्मिता को ठेस पहुंचेगी तो आपके खिलाफ वो महिला हो जाएंगी। देखिए, सबसे बड़ी बात, अगर भाजपा ये कहे ना तो बात समझ आती है, मगर एक पत्रकार और एक सेफोलॉजिस्ट को पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा का शिकार नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, ममता बनर्जी के कार्यकाल में महिलाओं के साथ अपमान हुआ, मगर सवाल जो भाजपा कर रही है, ये वो भाजपा है जहां प्रज्वल रवन्ना के लिए प्रधानमंत्री वोट मांग रहे थे। यह वो पार्टी है जहां प्रधानमंत्री ने कई बार बहुत आपत्तिजनक बयान दिए हैं। यह वो पार्टी है जहां बृजभूषण शरण सिंह है, उसका बेटा अब भी एक सांसद है। यह वो पार्टी है जहां बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगा महिला रेसलर्स के साथ यौन उत्पीड़न करने का, प्रधानमंत्री खामोश रहे। कुलदीप सिंह सेंगर इसी पार्टी का हिस्सा रहे हैं। यह वो पार्टी है जो बार बार बलात्कारी राम रहीम को पैरोल पर रिहा करती है। यह वो पॉलिटिकल पार्टी है। याद कीजिएगा क्या हुआ था हाथरस में, रातों रात पुलिस ने एक बच्ची का शव जला दिया था। फिर याद कीजिएगा पुलिस ने, प्रशासन ने किस तरह से उस लड़की के मां बाप को धमकाया था कि आज तो मीडिया है, कल तुम क्या करोगे। यह सारी चीजों ही थी हाथरस में। क्या मीडिया ने सवाल उठाए थे? आरजी कर में ममता बनर्जी के आचरण पर यकीनन सवाल है और किया भी जाना चाहिए, मगर सीधा सा सवाल दोस्तों, वो मीडिया और वो जो सेफोलॉजिस्ट हैं, भाजपा समर्थित सेफोलॉजिस्ट, इनके मुंह पर ताला क्यों पड़ जाता है जब भाजपा की बात आती है? जब प्रज्वल रवन्ना के लिए प्रधानमंत्री वोट मांगते हैं, वो प्रज्वल रवन्ना जिसने सैकड़ों लड़कियों के साथ जबरदस्ती की थी और उसके वीडियो बनाए थे, यह सब हुआ था दोस्तों। मगर क्या कोई सवाल करता है? क्या कोई सवाल करता है कि बार बार एक बलात्कारी राम रहीम को पैरोल पर क्यों रिहा किया जाता है? मैं फिर बता दूं, ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, यकीनन थी, और उस लिहाज से उनका हारना वाजिब हो सकता है, मगर प्रक्रिया की धज्जियां नहीं उड़ाई जा सकती। वो चुनावी प्रक्रिया जिस पर सवाल है, जहां 27 लाख लोगों के नाम हटा दिए गए और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस मामले में दखल देने से मना कर दिया। और मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में बताया था, मैंने यह भी कहा था कि मैं बीजेपी के लिए भी वोट डालने को तैयार हूं। किन शर्तों पर? शर्त नंबर 1, जवाबदेह बनना सीखिए। जब सवाल किए जाते हैं तो उससे बचने का जरिया मत ढूंढिए। नंबर 2, पिछले 12 साल से प्रधानमंत्री ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना सीखिए। आप जिस अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इतने प्रभावित हैं, वो व्यक्ति रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, मगर हमारे प्रधानमंत्री ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। नंबर 3, मीडिया पर कंट्रोल करना बंद कीजिए, उससे अपना गुलाम मत बनाइए। इसके अलावा नफरत परोसना बंद कीजिए, अपनी नफरती राजनीति पर बाज आइए। इसके अलावा समाज के जो वंचित और शोषित हैं, उन पर अत्याचार करना बंद कीजिए। माइनॉरिटीज के खिलाफ, खासतौर से मुसलमानों के खिलाफ आपने जो जहर फैला रखा है, उस पर बाज आइए। अभी जो शुभेंदु अधिकारी हैं, जो अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि मुझे तो हिंदुओं ने वोट दिया, मैं तो उन्हीं के काम करूंगा।
यह व्यक्ति कल को संविधान पर पद और गोपनीयता की शपथ लेगा। बेशक वो मुख्यमंत्री ना भी बने, मगर विधायक के तौर पर भी आपको पद और गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ेगी संविधान के हिसाब से। और किस तरह के बयानात दे रहे हैं हेमंत बिश्व शर्मा, किस तरह के बयानात देते रहते हम सब जानते हैं। यानी कि एक तरह से अब भाजपा में 3 ऐसे मुख्यमंत्री हो गए हैं जिनमें अब प्रतिस्पर्धा होने वाली है, कंपटीशन होने वाली है कि कौन ज्यादा जहरीले और सांप्रदायिक तौर पर भड़काऊ बयान देगा। शुवेंदु अगर वो मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा। इस नफरत पर लगाम लगाइए, जिम्मेदारी से मत बचिए, जवाबदेह बनिए, मुद्दों पर बने रहिए। आपसे कोई सवाल करता है तो आप नेहरू पे पहुंच जाते हैं, मुगलों पर पहुंच जाते हैं। आज के भारत की बात कीजिए। स्टार्ट टेकिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और अगर आप ये सब करने को तैयार हैं तो मैं आपको वोट भी दूंगा। मगर आपके साथ प्रॉब्लम यह है कि आपको लगता है कि आपका राजनीतिक वजूद सिर्फ नफरत पर चलेगा और इसके अलावा कुछ नहीं, और इससे बड़ी त्रासदी कुछ नहीं हो सकती। मगर इस मंच पर हम सवाल उठाते हैं और सवाल उठाने से डरते नहीं हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।